Hello. Now we presenting about elements of accountancy. मतलब कि हम स्टैंडर्ड 12th के अकाउंट सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ नोट्स हैं यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में हमें है साझेदारों का हिसाब, जिसमें पहला टॉपिक हम लेते हैं आहरण पर ब्याज। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन के रूप में 3 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें पहला टॉपिक हम आहरण पर ब्याज की बात करें तो आहरण पे ब्याज हम 3 तरह से गिन सकते हैं। एक, यदि वर्ष के अंत में कहाँ हो, मध्य में कहाँ हो और बीच में कहाँ हो। वर्ष हुआ, महीना हुआ, यानी किसी भी समय के शुरुआत में, अंत में या बीच में कहाँ हो। तो यदि वर्ष के अंत में कहाँ होता है तो यहाँ आप देख सकते हो कि वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में यदि देखा जाए तो 66/12 का उपयोग किया जाता है, मध्य में 72/12 का और प्रारंभ में 78/12 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें भूल सुधार प्रविष्टि। तो भूल सुधार प्रविष्टि के लिए क्या किया जाता है, तो जो भी साझेदार है हम उन साझेदारों का नाम लिख लेंगे, उनके सही अनुपात की रकम लिखी जाएगी और जिस गलत अनुपात में बांटा गया है उस अनुपात की रकम को लिखा जाएगा। फिर सही अनुपात में से गलत अनुपात को घटाया जाएगा तो अंतर की रकम यानी डिफरेंस की रकम जो माइनस में आएगी उसे हम उधार करेंगे और जो साझेदार की रकम प्लस में आएगी उसे हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर के कमीशन 2 तरह से होते हैं। एक तो हमारा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम बटे में दर को प्लस करें या ना करें, मैनेजर्स का कमीशन डायरेक्ट परसेंटेज निकाल जाए या परसेंटेज को प्लस किया जाए। तो जो है कि यदि कमीशन का उल्लेख सिर्फ एक बार होता है, यानी पूरे सवाल में सिर्फ शुद्ध लाभ का कमीशन गिनिए या मैनेजर को लाभ घटाने के बाद शुद्ध लाभ का कमीशन देना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ परसेंटेज निकालेंगे। यानी मैनेजर के कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रकम गुणे दर बटे में 100। नेक्स्ट होता है लाभ घटाने के बाद शेष लाभ पर और शेष लाभ का और पर, ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा। का अगर होता है तो परसेंटेज निकालना है, पर होता है तो परसेंटेज ही निकाला जाएगा, परंतु 100 में जो परसेंटेज की दर है, जो कमीशन का दर है, उसे प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुछ बातें जो ध्यान में रखने योग्य होती हैं। तो जैसे कि साझेदारों को यदि लाभ में हिस्सा देना है और लाभ का उल्लेख ही नहीं है कि किस साझेदार को कितना लाभ देना है, तो जिस साझेदार का नाम एक से अधिक बार आया होगा उस साझेदार के लाभ को हमें क्या मानना रहेगा, 1 मानना रहेगा और उसके आधार पे किसी को चौथा हिस्सा, किसी को 2 गुना, किसी को आधा हिस्सा हमें बांटना रहेगा। ठीक है, यदि लाभ का हिस्सा नहीं दिया होता है तो उस लाभ के हिस्से को समान अनुपात में साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया है, तो उसके ब्याज को गिनकर, यानी पूंजी का ब्याज निकाल दिया जाएगा, उसका टोटल किया जाएगा और उस ब्याज के टोटल को सभी साझेदारों में समान अनुपात में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। जैसे कि आगे आप टेबल में देखें तो जो ब्याज की गणना की बात की हमने, तो पूंजी पर पहले ब्याज हमने गिना और उस पूंजी पर ब्याज के बाद यदि हम देखें तो पूंजी पर ब्याज के बाद क्या बताया गया है, तो जो समान अनुपात, यानी जैसा कि हमने अभी पिछले में पीपीटीज़ में देखा कि साझेदार की पूंजी के ब्याज की गणना करनी है, उसका टोटल निकालना है, टोटल निकालने के बाद उस टोटल को हमें क्या करना है, समान अनुपात में बांट देना है और इस डिफरेंस की रकम को हम किस में गिना जाएंगे, तो जो हमारा अभी आगे हमने पढ़ा कि माइनस हो तो उधार और प्लस हो तो जमा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा चैप्टर आ जाता है साझेदारों का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन यानी क्या होता है, तो पुनर्गठन यानी फिर से निर्धारित करना। मतलब कि किसी भी प्रकार से यदि संपत्ति और दायित्व में कमी देखने को मिलती है तो उसे क्या कहा जाएगा, पुनर्गठन कहा जाएगा। पुनर्गठन को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में, अनुपात की विधि और खाते की विधि। अभी हम सिर्फ अनुपात की विधि की बात करें तो अनुपात की विधि यानी लाभ का अनुपात और त्याग का अनुपात। लाभ का अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात और त्याग के अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसमें जो सबसे पहले अनुपात दिया होगा वो हमारा पुराना और जो बाद में दिया होगा वो हमारा नया अनुपात